हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे तो वो आपके 6th क्लास के सामाजिक विज्ञान की जो आपकी भूगोल की बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस चैप्टर के बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे। तो पिछले अध्याय में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, यानी कि पृथ्वी जो है वो शेप में पूरी तरीके से क्या है, वो गोल नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। यानी कि अगर हम इसकी शेप की अगर बात करें तो वो कुछ किस तरीके से है, जैसे कि ये आपकी कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा उभरी और यहाँ पर थोड़ी सी वो चपटी हो जाती है। तो ये कुछ जो है शेप है हमारी पृथ्वी की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि पृथ्वी कैसी दिखती है, उसकी शेप कैसी है, तो उसका सही प्रकार से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एक ग्लोब, जो कि ग्लोब आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये है आपका ग्लोब, इसको हम देख सकते हैं। अब ग्लोब बेसिकली होता क्या है, तो जो ग्लोब होता है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु मतलब छोटा, तो लघु रूप में क्या है, ये एक वास्तविक मतलब कि जैसी हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने में लगती है ना, तो कुछ इसी तरीके से प्रॉपर शेप देकर जो है इसको बनाने का प्रयास किया गया ग्लोब को। रूप मतलब नकल। ग्लोब जो है बेसिकली वो विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, यानी कि ग्लोब के बहुत तरह के साइज हो सकते हैं, विभिन्न वो प्रकार के भी हो सकते हैं। भाई इसमें एक तो इसमें बड़े ग्लोब के बारे में बात की है, जो क्या है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, यानी कि साइज में बहुत बड़े होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर ही क्या है ये स्थापित कर दिए जाते हैं। उसके बाद है फिर आपका पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। अब छोटे छोटे ग्लोब्स भी बन जाते हैं जिनको आप आसान से अपनी जेब में रख सकते हो। गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें क्या है हवा भरी जा सकती है, यानी कि एक ग्लोब क्या है, जैसे गुब्बारा ही होता है आपका, तो गुब्बारे पे क्या है पूरा ग्लोब जैसे बनाया जाता है, उसको छाप दिया जाता है, फिर उसमें आप हवा भरते हो तो वो क्या है एक ग्लोब का रूप ले लेता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे पॉकेट में रखने योग्य जो ग्लोब होता है या फिर जो गुब्बारे जैसा ग्लोब होता है, बेसिकली इनको क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हो। ग्लोब जो है बेसिकली वो स्थिर नहीं होते हैं। अब इस लाइन को थोड़ा सा समझेंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब बेसिकली स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसी उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब ये थोड़ा सा समझना कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। तो ग्लोब क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका जो है वो ग्लोब होता है। बीच में कुछ इस तरीके की एक सुई होती है ग्लोब के, इसमें क्या है ये ग्लोब होता है, बीच में लगा दी जाती है। और इस तरीके से क्या है आप इसको पश्चिम दिशा आपकी ये वाली, पूर्व दिशा आपकी ये वाली, तो पश्चिम से पूर्व क्या है आपको इसको, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है ना अपने अक्ष पर, कुछ इस तरीके से जो है आप ग्लोब को भी क्या है उसको घुमा सकते हो। और ग्लोब पर क्या होता है बेसिकली देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को क्या है उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। सही आकार में दर्शाने जो लाइन है, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि जो जैसा इनका जितना क्षेत्रफल जो हमारी पृथ्वी पर है, उसी को छोटा करके वो क्या है ग्लोब पर दर्शाया जाता है। और बिल्कुल पर्टिकुलर वो जिस स्थान पर भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, उनको वहीं पर जो है एक ग्लोब में दिखाया जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब भाई पृथ्वी इतनी बड़ी है तो उसी की तरह कोई ऐसा इतना बड़ा तो गोला हम बना नहीं सकते। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब भाई कोई भी स्थान जो पर्टिकुलर मान लो हमने जैसे मान लिया कि भारत में जो एक कोई भी मान लो जगह है, तो उसको कैसे, तो हम किसी एक बिंदु की स्थिति की तरह से हम वर्णन कर नहीं सकते, यानी कि बिल्कुल ऐसे नहीं बता सकते ना एग्जैक्ट जाके हमने वहाँ पर पेन रख दिया कि ये यहीं पर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये प्रश्न उठता है कि उसकी स्थिति या उस स्थान की जो स्थिति है वो कैसे बताई जा सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, यानी कि उनका यूज़ करने की जो है हमें ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सुई है ना ये वाली, तो ये क्या है झुकी हुई अवस्था में, यानी कि ये सीधी नहीं है इस तरीके से, बल्कि ये टेढ़ी है कुछ इस तरीके से। तो इसको क्या है, इसको बेसिकली अक्ष कहा जाता है। इसको क्या है, अक्ष कहा जाता है। और
ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि ऊपर वाली जो दिशा है बेसिकली ये है आपकी उत्तर दिशा, नीचे वाली आपकी दक्षिण दिशा, और इनसे होकर क्या है जो ये सुई जो है वो गुजरती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण को ऐसे गुजरती है। तो ये तो आपका अक्ष कहलाता है यहाँ पर जो लिखा हुआ आपका, ये सुई इस तरीके से गुजरती है। ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। अब इसी अक्ष पर क्या है, पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व, जैसे मैंने बताया था ये हो गया पश्चिम, ये पूर्व, तो इस तरीके से पृथ्वी को क्या है वो, जैसे पृथ्वी घूमती है तो उसी तरीके से क्या है ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे हमने यहाँ पर एक सुई आपको दिखा दी जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के क्या है उससे पे पैरेलल जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सुई या फिर कोई भी ऐसी रेखा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर केवल हम ग्लोब में ये दर्शाने के लिए कि पृथ्वी किस तरीके से अपने अक्ष पर घूमती है, हमने इस सुई को ग्लोब में जो है वो फिट किया हुआ है। बल्कि पृथ्वी क्या है कि वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो क्या है वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि हमने ऐसा माना हुआ है। अब एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इससे क्या है विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब जैसे मान लो ये आपकी यहाँ पर हो गई आपकी पृथ्वी, अब एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बेसिकली कहा जाता है विषुवत वृत्त। इसको क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। और ये क्या है कि पृथ्वी को उत्तर में स्थित आधे भाग को, अब ये वाला जो भाग है बेसिकली आपका ये वाला भाग, तो इसे आपका कह दिया जाता है क्या, उत्तरी गोलार्ध। ये वाला जो भाग है आपका, इसको बेसिकली आपका कह दिया जाता है क्या, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। क्यों, क्योंकि ये ऊपर उत्तर दिशा है और नीचे ये आपकी दक्षिण दिशा है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी कि पृथ्वी मान लो भाई जैसे हमने उसको जो है क्या है एक तरीके से गोल मान लिया है, तो विषुवत वृत्त क्या है दो बराबर भागों में उसको बांट देती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब विषुवत वृत्त का एक बहुत बड़ा रोल होता है पृथ्वी पर जो कोई भी जगह है उसकी एक सही स्थिति बताने के संदर्भ में। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब जैसे आप एक ये चीज़ देखो कि ये एक तरीके से आपका पृथ्वी का जो है यहाँ पर एक प्रतिरूप बनाया हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है आपकी बेसिकली ये कौन सी आपकी विषुवत वृत्त है। तो इसी विषुवत वृत्त के समानांतर यानी कि इसी के जैसे क्या है और भी लाइनें जो है बेसिकली यहाँ पर बनी हुई होती हैं, और इन सभी को क्या कहा जाता है, इनको बेसिकली कहा जाता है अक्षांश या समानांतर रेखाएं। और इन अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। अंश मतलब डिग्री। इसका जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, छोटा सा, जैसे ये आपका यहाँ पर 80 डिग्री जो लिखा हुआ है 80 डिग्री, जैसे कि मान लो आपका ये हो गया आपका 80, ठीक है, और ये छोटा सा, तो ये वाला जो साइन होता है बेसिकली इसको अंश बोलते हैं और इसी में अक्षांशों को मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। अब विषुवत वृत्त को जो बेसिकली दर्शाया जाता है इसको दर्शाया जाता है 0 अंश। 0 अंश मतलब 0 डिग्री से जो है इसको दर्शाया जाता है। अब इसी तरीके से क्या है कि इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता था, तो 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी कि ऊपर वाला जो आपका ये उत्तरी ध्रुव है ये दर्शाता है आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। उसके बाद जो नीचे वाला होगा आपका यहाँ पे दक्षिणी, तो ये दर्शाता है आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। ठीक, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि आपकी ये जो पृथ्वी हो गई, ये हो गई आपकी विषुवत वृत्त, इसको जो हम 0 डिग्री कहते हैं, तो ये वाले जो अक्षांश है इस उत्तर दिशा वाले, ठीक, तो उत्तर दिशा वाले अक्षांशों को क्या कहा जाता है, आपका उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और जो दक्षिण दिशा वाले जो आपके अक्षांश है इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, इनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये नीचे वाले ये वाले दक्षिणी अक्षांश, ये वाले आपके
उत्तरी अक्षांश। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अब अगर जैसे हम देखते हैं कि भाई मान लो कोई जगह हमें दिखा रखी है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 दक्षिणी अक्षांश, तो उससे क्या हमें पता लग जाता है कि जैसे ये है आपका, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऊपर वाली दिशा हो गई आपकी उत्तर दिशा, नीचे वाली आपकी जो दिशा हो गई ये हो गई दक्षिण दिशा। तो अगर इस तरफ का कोई अक्षांश होगा, जैसे मान लो हमने यही देख लिया, तो हो गया आपका 23.5 डिग्री जो है अक्षांश, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है, यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे उसमें लिख दिया जाता है, उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर जो है स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक, यानी कि मान लो अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश, तो इस पर 20 डिग्री जो अक्षांश यहाँ पर होगा ये वाला, और इस पर 20 डिग्री अक्षांश मान लो ये होगा बस 0 डिग्री। दोनों तरफ क्या है, ये लास्ट में जाते हैं यहाँ तक 90 डिग्री तक, ऐसे ही ये जाता है ऊपर 90 डिग्री तक। तो इस तरीके से है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि महाराष्ट्र में कोई चंद्रपुर है, तो वो भी क्या है, वो भी 20 डिग्री पर स्थित है। और इसी तरीके से इसने दिखाया कि ब्राज़ील में एक जगह है बेलो होरिजोंटो, तो विषुवत वृत्त के वो भी 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि महाराष्ट्र वाली जो जगह है वो 20 डिग्री उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और ब्राज़ील वाली जो है वो 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो इस तरीके से हम क्या है कि जब हम किसी भी स्थान की अक्षांश मान को जब हम दर्शाते हैं तो उसके साथ उत्तर या दक्षिण जो है हम दिशा को भी उसमें दर्शाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इस तथा बेलो होरिजोंटे वो जो है वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है। अब जो आपका ये चित्र 2.2 यहाँ पर बेसिकली आपको दर्शाया हुआ है, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी कि विषुवत वृत्त से हम जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांशों का जो आकार है, यानी कि इनका जो साइज़ है वो क्या है, घटता जाता है। जैसे इस भाई सबसे बड़ी तो आपकी हो गई विषुवत रेखा ये वाली, उसके बाद फिर ये थोड़ी छोटी हो गई, ये और थोड़ी छोटी हो गई, ये और थोड़ी छोटी हो गई, फिर ये सबसे ही छोटी हो गई। तो इनका जो अक्षांशों का जो आकार है वो विषुवत वृत्त से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी कि इस तरफ जब हम जाते हैं तो वो क्या है, हमारा घटता चला जाता है। अब जो महत्वपूर्ण पृथ्वी पर हमारी अक्षांश जो समानांतर रेखाएं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो अक्षांश रेखा है वो है आपकी विषुवत वृत्त, यानी कि 0 डिग्री, जो कि बिल्कुल 2 बराबर भागों में क्या है, पृथ्वी को बांट देती है, तो ये आपकी 0 डिग्री। उसके बाद है उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, और ये हैं इसमें एक तो 0 डिग्री हो गई आपकी, एक जो आपके ध्रुवों पर यहाँ पर, तो ये हो गई आपकी 90 डिग्री उत्तर, ये हो गई आपको यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिण। उसके अलावा जो 4 अन्य यहाँ पर जो समानांतर रेखाएं हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं। अब देख लेते हैं वो बेसिकली आपकी कौन कौन सी हैं। पहली आपके उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये बेसिकली 23.5 डिग्री है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है 23.5 डिग्री। दूसरी आपकी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये भी सेम 23.5 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत वृत्त के 66.5, अब ये जो आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 66.5 उत्तर में, तथा उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये 4 अन्य जो है महत्वपूर्ण जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं वो हैं, और इसको हम बेसिकली आपका यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भाई एक तो जो महत्वपूर्ण आपके अक्षांश रेखा को आपके 0 डिग्री, उसके साथ फिर आपका ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पर जो हमने देखा था ये वाला, फिर उसके बाद आपका दक्षिणी ध्रुव, उसके बाद फिर ये आपकी दक्षिणी, इसमें आपकी हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसके बाद ये उत्तर में आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उसके बाद ये 66.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये वाला हो गया, और उसके बाद आपका ये उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री ये हो गया आपका। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है।
यानी कि ये जैसे मतलब आपकी हम मान लेते हैं पृथ्वी है, ये हो गई आपकी 0 डिग्री, ये हो गई आपकी यहाँ पर कर्क रेखा और ये हो गई आपके नीचे वाली आपकी मकर रेखा। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो क्या है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी कि जो ये है तो एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि बिल्कुल इन पर क्या है सूर्य की किरणें जो है ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से पड़ती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे जो है हम उष्ण कटिबंध जो है इसको कहा जाता है, यानी कि ये वाला जो बेसिकली आपका एरिया है इसको आपका कहा जाता है उष्ण कटिबंध। कटिबंध बेसिकली जो ये आपका वर्ड है कटिबंध, कटिबंध का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक गोलार्ध को, गोलार्ध मतलब वही जो मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री ने इसको 2 बराबर भागों में, इस वाले भाग में बांट दिया और इस वाले भाग में, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर जो कि उसको सूर्य से मिल रहा है तो ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, उसे ही क्या है हम कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा पर तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता, यानी कि कभी भी ऐसी स्थिति कोई नहीं आएगी कि जब उसमें जो सूर्य है वो बिल्कुल उनके सिर के ऊपर होगा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, यानी कि जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया आपको यहाँ पर पृथ्वी, ये हो गया आपका सूर्य, तो 0 डिग्री, ये हो गई आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो केवल यहीं पर ऐसा होता है कि वर्ष में एक बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि बिल्कुल जो सूर्य होता है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, लेकिन इनके अलावा और क्या है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है, फिर किसी भी अक्षांश पर ऐसा नहीं है कि दोपहर का जो सूर्य है वो कभी भी सिर के ऊपर है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो है, यानी कि आपका उत्तरी ध्रुव या आपका दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर क्या है सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती चली जाती हैं, कुछ इस तरह से क्या है वो तिरछी होनी शुरू हो जाती है। और इसका मतलब बेसिकली आपका क्या होता है कि सूर्य की किरणें क्या है ध्रुव की तरफ, जैसे कि हमने देखा कि जो वो है वो तिरछी होती चली जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान है वो क्या है बीच का रहता है, मतलब मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें जो है शीतोष्ण कटिबंध जो है वो कहा जाता है। इस तरीके से एक बार फिर समझ लेते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका यहाँ पर कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, फिर आपका जो हमने देखा था उत्तरी ध्रुव वृत्त यहाँ पर जिसका मान था कितना हमारा 66.5 डिग्री, हो गया आपका उत्तर, सेम यहाँ पर फिर आपका एक रेखा ये है, तो ये हो गया आपका 66.5 डिग्री दक्षिण। तो अब जो सूर्य होता है तो यहाँ पर क्या है बेसिकली भाई सीधी तो केवल यहीं पर पड़ती है, इस पर कर्क और मकर रेखा के बीच में, जिसको हमने देखा था उष्ण कटिबंध कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ये तिरछी होनी शुरू हो जाती है इस तरीके से। तो इसीलिए इसको क्या है कि यहाँ पर जो क्षेत्र का जो तापमान है यहाँ का, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ेंगी, यानी कि गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ का जो तापमान है वो क्या है मीडियम रहता है, इसीलिए क्या है हम इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कौन सा वाला एरिया, यहाँ पर उत्तर में तो कर्क रेखा और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में, और यहाँ पर दक्षिण में मकर रेखा और जो है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में। तो यहाँ का जो तापमान है बेसिकली वो कैसा रहता है आपका मध्यम रहता है, और इसे हम शीतोष्ण कटिबंध बेसिकली इनको कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब भाई ये तो आपका यहाँ पर क्या है उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, तो अब जो हमारा ये वाला एरिया रह जाता है बेसिकली, ये वाला जो एरिया रह जाता है, ठीक, कौन सा वाला एरिया रह जाता है, ये वाला 66.5 से लेकर 90 के बीच में, यानी कि ये वाला जो आपका एरिया रह गया। तो इसमें क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब ये वाले जो आपके बेसिकली प्यारो एरिया हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है, यानी कि गर्मी बिल्कुल यहाँ पर नाम के बराबर रह जाती है, गर्मी पड़ती ही नहीं है। और ज़्यादातर क्या है कि ये जो एरिया रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो आपके ठंडे रहते हैं, तो इसी वजह से क्या है इनको शीत कटिबंध कहा जाता है। यानी कि 66.5 से लेकर और आपका 90 डिग्री का जो ये आपका है, ये आपका कहलाता है बेसिकली शीत कटिबंध बेसिकली। तो इसका जो पहला टॉपिक है ये है आपका कि देशांतर क्या है। तो पहले तो हमने अक्षांश की बात की, तब देख लेते हैं हम देशांतर क्या है। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो किसी स्थान की सही स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की जरूरत होती है। अब हम जैसे देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी पृथ्वी
हो गई आपकी विषुवत वृत्त जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। अब दो जगहों के बारे में यहाँ पर बात की है और दोनों के दोनों ही आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपके 20 डिग्री जो आपका दक्षिणी भाग है उसमें स्थित है। कि मान लीजिए जैसे हम बात करें तो इसमें जो आपका प्रशांत महासागर में टोंगा जो द्वीप है वो बेसिकली यहाँ पर स्थित है मान लीजिए, और मॉरिशस जो है वो आपका यहाँ पर। दोनों क्या है कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ही दोनों ही जगहें स्थित हैं। अब इन दोनों की सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो मान लीजिए कि जैसे अगर हम बात करें तो एक इस तरीके की रेखा भी हम इनके इस तरीके से जो है हम इसमें खींच लेते हैं वीडियो में, सॉरी इस तरीके से, और एक इस तरीके से जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ की जो रेखाएं इस तरीके से खींच लेते हैं। अब क्या है कि दूरी कितनी है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर जो है इनको कहा जाता है। तरीके की जो रेखाएं इनको बेसिकली अब देशांतरीय याम्योत्तर जो है इनको कहा जाता है। और जब जहाँ पर ये दोनों रेखाओं ने मान लो इस जगह पे काट लिया तो ये जो है इन स्थानों की एक वास्तविक या सही जो स्थिति है वो हमें यहाँ पर इसमें पता लग जाती है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब इनके बीच की जो दूरी है उनको देशांतर के अंशों में जो है वो मापा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, अभी हमने जो बात करी थी तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 20 डिग्री। तो एक जगह जो है यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पर है। अब इनकी सही स्थिति जानने के लिए हमने उत्तर से ध्रुव की तरफ जो रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस तरीके की जो रेखाएं हैं इनके बारे में हमने जाना था अभी, जिसको हम देशांतर या याम्योत्तर बेसिकली कहते हैं। अब इनके बीच की जो दूरी है यानी कि ये वाली जो दूरी है इसको बेसिकली हम किस में मापेंगे, देशांतर के अंशों में मापेंगे, क्योंकि ये तो एक ही अक्षांश पर स्थित है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो इनके बीच की दूरी को हम किस में मापेंगे, देशांतर के अंशों में मापेंगे। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। अब जो देशांतर जो आपकी होती हैं अगर आप इनको देखें एक बार तो ऐसे होते, तो ये भी क्या है एक तरीके से अर्धवृत्त ही है इस तरीके से, ठीक है। और इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है कि देखो आप यहाँ पर 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त है यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है ज़्यादा, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो इनके बीच की जो दूरी है एक जगह पर वो क्या है कम होनी शुरू हो जाती है, और फिर ध्रुव पर पहुँचते पहुँचते इनके बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। घटने पर इनकी जो घटती जाती है एवं ध्रुवों पर क्या है ये शून्य हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ध्रुवों पर क्या है ये बिल्कुल 0 हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई जो है वो समान होती है। अब जैसे अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने क्या देखा था कि इस तरीके से जो अक्षांश रेखाओं की जो अब जैसे सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है आपकी 0 डिग्री, फिर जितना भी हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ये सब क्या है इनकी लंबाई जो है वो छोटी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो लंबाई है वो क्या है वो सभी की, अब इनकी जो लंबाई है वो क्या है समान रहती है। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है उससे गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की तरफ गिनती जो है वो शुरू की जाए। यानी कि भाई अब हमने अक्षांश पे तो देख लिया कि इनकी लंबाई जो है वो एक समान नहीं है, वो क्या है घटती बढ़ती रहती है। तो सबसे लंबी को हमने 0 मान लिया, उससे छोटी ऊपर को बढ़े तो 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इस तरीके से हमने इनको विभाजित कर लिया किनको, अक्षांशों को। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करा कि जो आपकी ब्रिटेन में जो ग्रीनिच जो वहाँ की वेधशाला, एक राजकीय वेधशाला है ब्रिटेन की, उससे निकलने वाले जो देशांतर रेखा है बेसिकली उसको हमने क्या है 0 डिग्री मान लिया। अब इस 0 डिग्री से ही हमने क्या करा कि पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की। कैसे कि इस रेखा से 0 डिग्री से जो इधर वाले जो क्षेत्र हैं वो हो जाएंगे आपके पूर्व दिशा वाले। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री पूर्व लिखा हुआ है, किसी जगह की स्थिति 60 डिग्री पूर्व लिखा हुआ है। और इस रेखा से जो इस तरफ वाले जो क्षेत्र है उनको क्या है हम पश्चिम जो है मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री पश्चिम और यहाँ पर 60 डिग्री पश्चिम लिखा हुआ है। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर जो है कहा जाता है। किसको, जो आपकी 0 डिग्री वाली है, ये जो कहाँ से निकलती है ब्रिटेन में जो ब्रिटिश राज के वेधशाला है ग्रीनिच उसके पास से जो निकलती है, तो इसको प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा हम यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यानी कि यहाँ से जो टोटल आपकी जो ये देशांतर रेखाएं हैं तो 180 डिग्री हम इधर की गणना करते हैं और 180 डिग्री हम इधर की गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं।
यानी कि प्रमुख याम्योत्तर आपकी 0 डिग्री वाली और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर इन्होंने क्या करा, पृथ्वी को दो समान भागों में क्या है इन्होंने विभाजित कर दिया। यानी कि पीछे की तरफ जो है तो इन्होंने मिलकर क्या करा, पृथ्वी को इस तरीके से दो बराबर भागों में क्या है विभाजित कर दिया, जिसमें से इस वाले भाग को, क्योंकि इधर क्या है कि आपकी पूर्व दिशा है तो इसको बोलते हैं हम पूर्वी गोलार्ध, और इधर क्या है आपकी पश्चिम दिशा है तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो इस रेखा ने क्या करा, इन दोनों को दो गोलार्धों में बेसिकली विभाजित कर दिया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम अक्षर का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि 0 डिग्री यहाँ है, ये जब इधर की तरफ से आप जाओगे 180 डिग्री पश्चिम पर और इधर की तरफ से आप जाओगे 180 डिग्री पूर्व पर, तो ये दोनों बेसिकली क्या है, ये सेम ही रेखा है। यानी कि एक ही रेखा पर दोनों 180 डिग्री पूर्व देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों के बीच बनी ग्रिड को देखो। ये जो ग्लोब आपका है इस पर जो ये जिस तरीके से अक्षांश है इनको देखो, जो देशांतर इनको देखें, ठीक है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर स्थान है और आपको अक्षांश और देशांतर का मान सही तरीके से निकालना आता है तो आप किसी भी स्थान की जो स्थिति है उसको सही प्रकार से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आसाम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। अब बेसिकली ये इसने बता दिया कि जैसे मान लो आप यहाँ पर, मान लो ये आपकी हो गई यहाँ पर पृथ्वी, तो धुबरी कोई जगह है जो आसाम में है, जो भारत में स्थित है। जैसे हमने देखा ये 0 डिग्री है आपकी, सेम यहाँ पर ये आपके 0 डिग्री देशांतर है, ये आपके अक्षांश है, ये आपके देशांतर है 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि अब धुबरी एक स्थान है जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कि 26 डिग्री इधर की तरफ है, ये 26 डिग्री इस पर स्थित है। वो जो आपका धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि इस तरफ होगा। तो 90 डिग्री यानी कि 0 से जब हम शुरू करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ तक, 90 तक। तो मान लो जो धुबरी आपकी जगह होगी वो बेसिकली कहाँ पर होगी, जहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो इस तरीके से क्या है, हम किसी भी जगह की सही स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पता कर लेते हैं। अब क्या है कि इसको समझने के लिए एक कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। किस तरीके से, जैसे मान लो कोई आपका ये कागज है तो इस पे एक समान दूरी वाली कुछ क्षैतिज इस तरीके से, ठीक है, और कुछ ऊर्ध्वाधर इस तरीके की रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 यानी कि ऊर्ध्वाधर को जैसे 1 2 3 इस तरीके से चौथी 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा, इनको का खा गा इस तरीके से जो है आप जो है इनको लिख लीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे व्रत खींचे। इन छोटे व्रतों को आ बा सा दा और धा नामों से व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पर काट दिया तो इसको हमने ए मान लिया, यहाँ पर काट दिया इसको हमने जो है बा मान लिया, इसको सा मान लिया। इस तरीके से मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। यानी कि ये पूर्वी देशांतर यानी कि इस वाले भाग को, बेसिकली पृथ्वी के कौन से वाले भाग को, इस वाले भाग को ये जो है बेसिकली व्यक्त करती है। तो ये जैसे ग्रिड है वो मान लो इस वाले भाग का है, तो इस तरीके से इसको मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसे इस तरीके की इसने बना रखी है, इसको आप अच्छी तरीके से समझने के लिए जो है आप इस तरीके से जो एक्सरसाइजेस को कर सकते हो और अन्य वृत्तों की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। हम बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग इस चैप्टर की, देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। यानी कि समय को मापने का जो सबसे अच्छा साधन है वो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की जो गति है वो है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा तरीका। यानी कि सूर्योदय हर जगह होता है, तो अगर समय का हमें पता लगाना है कि सुबह है, शाम है या रात है, तो हम सूर्य की स्थिति से वो पता लगा सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है, 3 समय तो हमें बेसिकली पता लग गए। सूरज निकला तो सूर्योदय के समय सुबह हो गई, ऊपर गया तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर दोपहर हो गई, यहाँ पर अस्त हो गया तो फिर ये शाम हो गई। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या है, दोपहर होगी। यानी कि अगर ये वाला है और हमने इसको 0 डिग्री इस तरीके से माना गया है, अगर सूर्य यहाँ पर अगर पूरा सीधा होगा तो जितने भी स्थान इस 0 डिग्री पर स्थित है यहाँ सभी में क्या है उस समय पर दोपहर होगी।
क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय जो है वो पीछे होगा। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो पृथ्वी क्या है, बेसिकली हमारी जो है वो ये हो गई आपकी पश्चिम, ये हो गई आपकी पूर्व दिशा, ठीक है, ये हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी जो है वो इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रीनिच समय से, यानी कि जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है इनका समय क्या होगा, वो ग्रीनिच से आगे होगा या ज़्यादा होगा, और जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में स्थित है इनका स्थान जो है वो कम होगा। जो इनका जो समय होगा वो ग्रीनिच के मुकाबले क्या है, वो कम होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्न विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री का मान निकालें तो वो निकलता है आपका 4 मिनट। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसा कि हमने अभी देखा कि मान लो ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गया यहाँ पर आपका 0 डिग्री। तो अगर हम पूर्व की तरफ अगर देखेंगे तो इधर क्या है, समय जो होगा वो प्लस में होगा। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि जो भी जगह, मान लो यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनिच पर, तो जो जगह इससे 15 डिग्री यानी कि 0 से आगे 15 डिग्री होगी तो यहाँ का समय जो होगा वो 1 घंटा आगे होगा। किससे? ग्रीनिच वाले टाइम से। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। अब अगर इधर की बात करें तो जो इधर जो 15 डिग्री है यहाँ का समय जो है वो ग्रीनिच से 1 घंटा क्या होगा, माइनस होगा। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। यानी कि यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो पीछे की जो 180 डिग्री देशांतर होगी वहाँ पर क्या है, रात हो रही होगी, जो बिल्कुल इसके पिछली तरफ होगी। किसी भी समय पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 ही बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तरों पर सभी स्थानों का स्थानीय मान जो है वो समान है। तो जब मान लो किसी भी जगह पर जब दोपहर के समय क्या होता है, जब सूरज बिल्कुल उसके क्या है ऊपर होता है, तो वहाँ लगभग 12 ही बजते हैं, जिससे हम उस जगह के स्थानीय मान का पता लगा सकते हैं। यानी कि भाई किसी और समय पर भारत में जो है सूर्य बिल्कुल ऊपर की तरफ किसी और टाइम पर होता होगा, रूस में किसी और टाइम पर होता होगा, अमेरिका में किसी और टाइम पर होता होगा, जो उस जगह का स्थानीय समय कहलाता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए और इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाए। यानी कि इस जगह पर कोई जो स्थान स्थित है और इस जगह पर कोई जो स्थान स्थित है और 0 डिग्री मान लो यहाँ पर स्थित है, तो हमें पता है कि ये समय आगे ही होगा। तो इस जगह के स्थान में और इस जगह के स्थान में जो है अंतर आएगा देखने के लिए। तो इस कमी को दूर करने के लिए कि समय में इस तरीके से, क्योंकि दोनों भारत में ही स्थित है तो समय में अंतर ना आए, तो हमने एक मानक याम्योत्तर इस तरीके से जो देश को बिल्कुल मतलब बीच से निकलती है, इसको एक मानक याम्योत्तर रेखा जो है हमने मान लिया है। भारत में 82 डिग्री यानी कि 82 डिग्री वाली आपकी 82.5 82.5 डिग्री पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर रेखा जो है वो माना गया है, जिससे क्या है पूरे भारत का जो समय है वो निर्धारित होता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अब कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर से शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच समय शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? यानी कि जो हमने अभी बात की तो 0 डिग्री जो यहाँ पर ये ग्रीनिच वाला था ये, और भारत का जो समय है 82.5 डिग्री, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो ये तो हमें पता है कि ये प्लस में ही होगा।
यानी कि जब जो मैच यहाँ पर 2 बजे दोपहर को शुरू होगा तो भारत में वो 7:30 बजे शाम को शुरू होगा। तो लगभग कितना डिफरेंस आया? 5.5 घंटे का। और वो कैसे आया वो देख लेते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, यानी कि जहाँ से भारत का मानक समय निकाला जाता है, ये वाली रेखा, ठीक है। ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। अब कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। भारत का तो चलो इन्होंने एक में ही कर लिया, 82.5 डिग्री पे जो है भारत का जो है इन्होंने मानक समय जो है वो कर लिया। लेकिन बहुत जो देश हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे रशिया है वो काफ़ी बड़ा देश है, तो वहाँ पर क्या है 11 मानक समय इस तरीके से जो है वहाँ पर माने गए हैं। और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।